हेलो एवरीवन, इसमें खबरी। चलिए आज का पार्ट 12 शुरू करती हूँ। सियोजान सबसे पहले उठा और इबो अभी भी उसकी बाहों में था। पिछले रात की गतिविधियों के बाद वो अच्छी तरह से सोया था। रात को पूरी नींद लिए हुए काफी समय हो गया था, इसीलिए उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने उसके सिर के ऊपर से सुमा। वो बहुत खुश और अच्छा महसूस कर रहा था, जैसे इस दुनिया की कोई चीज उसका कुछ नहीं बिगड़ सकती। उन्हें बस आज इबो से बात करनी थी, समझाना था। पिछली रात दोनों ने जोश के आगे घुटने टेक दिए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक प्यार के बारे में बात नहीं की थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो इबो के लिए नाश्ता पकाएगा। जान को कुछ पकाए हुए कई साल हो गए थे, लेकिन वो उसमें माहिर था। बड़ी सावधानी से उसने अपने को इबो से अलग किया और उसे आराम से सोने दिया और उठ खड़ा हुआ। वो नहीं चाहता था कि इबो को लगे कि उसने उसे वहीं छोड़ दिया है, इसीलिए उसने एक नोट लिखा कि हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, मैं किचन में हूँ। वो नोट अपने तकिए पर रख दिया। वो जोड़ना चाहता था, मैं तुम्हें पहले ही याद करता हूँ, लेकिन वो इबो पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता था। जैसा कि उन्होंने 6 साल पहले सेंजू से कहा था, इबो को स्वतंत्र रूप से चुनाव करना चाहिए। मिसेस लिंग पहले से ही किचन में सफाई कर रही थी। उसने उसका अभिवादन किया और कहा कि वो अभी के लिए खाना बना रहा होगा। वो मीठे से मुस्कुराई। एक लंबा समय हो गया था जब उसने उसे इतना खुश देखा था। उन्होंने सामग्री की तलाश की और कुछ ऐसा तैयार करने के लिए आगे बढ़े जो उन्हें पता था कि इबो को सबसे ज्यादा मजा आएगा। इस बीच इबो जान के बिस्तर में शांति से सो रहा था। मॉर्निंग की रोशनी खिड़की से भीतर आने लगी। उसने अपने शरीर को बिल्ली की तरह फैलाया और तुरंत पछताया। वो भूल गया था कि अगली सुबह गली में दर्द हो सकता है। यह पहली बार की तरह नहीं था, लेकिन फिर भी वो असहज महसूस कर रहा था। उसे पिछली रात याद आ गई। यह एकदम सही था। स्पष्ट रूप से उसे याद आया कि जान उसे कुछ बताने की जिद कर रहा था। शायद कोई जरूरी बात थी, लेकिन वो उसे सुनने के लिए इतना उतावला हो गया था कि हर बार उसे टोक देता था। वो आज जान से पूछेगा। उसने अपनी बाहों को हिलाया और कागज के एक टुकड़े को छुआ। उसने उसे देखा और देखा कि यह जान का एक नोट था। उसने इसे पढ़ा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने जीवन में कभी भी जान के खाना पकाने की इमेजिन नहीं की थी। उसे अपनी आंखों से देखना पड़ा, लेकिन पहले नहाने की व्यवस्था थी। वो कम से कम नाश्ते के लिए प्रस्तुत करने योग्य होने के लिए जान की अलमारी से कुछ कपड़े उधार लेता था। उसने कुछ जॉगिंग पैंट और एक पुरानी टी शर्ट ली। सब कुछ सियोजान की तरह महक रहा था। उसने उस खुशबू का आनंद लेने के लिए एक पल लिया। वो नहा धोकर तैयार हो गया। उसने अपने जूते खोजे, लेकिन नंगे पैर रहने का फैसला किया। एक बार जब उसने खुद को काफी सभ्य समझा, तो वो कमरे से बाहर निकला और जान को देखने चला गया। वो मीटिंग रूम में पहुंचा। उसे अपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से याद नहीं था। वो अपने आप को ओरिएंटिंग करने की प्रोसेस में था जब उसने बाहर से मेन डोर के खुले होने की आवाज सुनी। दरवाजा खुला और एक खूबसूरत महिला हाथ में चाबी लेकर अपार्टमेंट में एंट्री हुई। वो उतनी ही हैरान दिखी जितनी वो वहाँ उसकी उपस्थिति से था। वो कौन थी? के पास जान के घर की चाबी क्यों थी? क्या वो उसकी असिस्टेंट थी? नहीं, जान ने उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट से मिलवाया था, तो वो
नहीं थी। दोनों ने एक साथ कहा, आप कौन है? महिला ने पहले उत्तर दिया, यह आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जारी रखा, क्या यूबिन अभी तक नहीं आया है? इबो ने सवाल किया, वो क्यों होगा? उसने उत्तर दिया, आपसे निपटने के लिए। इबो ने पूछा, मेरे साथ डील करे, आपका क्या मतलब है? वो अधी हो रही थी और यह उसके चेहरे पर झलक रहा था। यह अत्यंत दुर्लभ था, लेकिन समय समय पर उसे जान के कुछ सामूहिक साथी उसके घर में मिल जाते थे, इसलिए वो इस कवायद को जानती थी। यूबिन हमेशा सुबह सबसे पहले उनकी खामोशी खरीदने के लिए आता था। वो खुश थी कि यूबिन ने उनकी देखभाल की। वो नहीं चाहेगी कि जान किसी घोटाले या किसी ऐसी चीज में हो जिससे उसे ठेस पहुंचे। आखिर वो उसका दोस्त था। महिला ने कहा, हाँ, तुमसे निपटू। वो हमेशा ऐसा ही करता है। वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। अब जान कहाँ है? इबो बोल नहीं सकता था। वो सोच नहीं सका। क्या वो महिला बहुत हार्मफुल था? वो जानता था कि जान हर समय पूरी तरह से अकेला नहीं रहेगा। वो सबके बाद किया गया था, लेकिन इस तरह पता लगाना छुप गया था। इबो की चुप्पी पर विक्टोरिया का धैर्य पूरी तरह से टूट गया। इसलिए उसने उससे कहा कि अरे, एक मिनट के लिए भी मत सोचो कि तुम उसके पास रहोगे। उसे जरूरत नहीं है। एक बार जब उसने कदमों की आहट सुनी तो वो रुक गई। जान लिविंग रूम में पहुंचा। उसने सोचा कि उसने विक्टोरिया की आवाज सुनी है, लेकिन यह संभव नहीं था। वो उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। विक्टोरिया ने जान को देखा और उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। इबो जर जमाए खड़ा रहा, अपनी स्थिति में हिलने या बात करने में असमर्थ। उसने जान के एक गाल को चूमा और उसका अभिवादन किया। इबो ने यह सुना और वो हैरान से उदास और फिर नैनो सेकंड में बहुत क्रोधित हो गया। जान सचमुच हैरान था। उसने बस इबो के चेहरे को एक डरावनी नजर से देखा। विक्टोरिया ने नोटिस किया और उससे पूछा, क्या बात है जान? मैं तो बस उसे बता ही रहा था कि यूबिन बिजनेस करने के लिए यहाँ आएंगे। जान ने अपनी आंखें बंद कर ली। इबो को उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में समझाने का यह तरीका नहीं था। वो सिर्फ बेसिक एक्सप्लेनेशन के लिए गए थे। विक्टोरिया, यह इबो है। उसने अपने चेहरे का रंग खो दिया। और मुझे माफ करना, मैं बस आया आज रात के कार्यक्रम के लिए आपके कपड़े लेने आया था। मैं हमेशा आउटफिट मैच जाता था। मुझे बहुत खेद है। इबो वहाँ खड़ा था, जान को पूरी तरह से गूंगा देख रहा था। अपार्टमेंट से बाहर जाने से पहले उसने फिर से दरियादिली से माफी मांगी। लंबे समय के बाद इबो बोला, तो वो विक्टोरिया है। जान ने आंखें नीचे करके जवाब दिया, हाँ इबो। इबो कहता है उसके पास तुम्हारे घर की चाबी है। जान कहता है एक इमरजेंसी स्थिति के मामले में। इबो जियला से अंधा था तो अब अपने पहनावे से मैच खाना एक इमरजेंसी स्थिति है, इसलिए नहीं कि जान उसकी ओर आकर्षित होगा, बल्कि उनकी करीब के कारण। कुछ ऐसा जो उसने जान के साथ 6 साल से नहीं किया था। जान कहता है यह मेरी दोस्त भी है। वो कहता है तो क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है, वो तुम्हारे मेहमानों के साथ बकवास की तरह बिहेव कर सकती है। जान कहता है वो ये नहीं कहना चाहती थी। इबो प्लीज उसे माफ कर दो। इबो कहता है तुम वास्तव में एक कंसिडरेट बॉस हो, इसीलिए उसकी इमेज को लेकर चिंतित हो। जान कहता है प्लीज मेरी बात सुनो। इबो गुस्से में कहा, उसने तुम्हारे निक नेम से कहा। जान कहता है मैंने तुमसे कहा था हम दोस्त हैं। इबो कहता है मैं दोहराता हूँ, इतना कंसिडरेट बॉस। तो उसकी भावनाओं के बारे में विचार करो। मेरे लिए कितना दुख की बात है कि जब तुम मेरे बॉस थे तो तुम इतने कंसिडरेट नहीं थे। जान उन शब्दों से चकित हो गया। उसकी आंखों में पानी आ गया और आंसू बहने से रोकने के लिए उसे कई बार
पलकें झपकानी पड़ी। इबो को तुरंत उन शब्दों पर पछतावा हुआ, लेकिन वो इसे वापस स्वीकार नहीं कर सके। वो वास्तव में बहुत दूर चला गया था, बहुत कुछ कह गया। उसे अपनी जुबान रुकनी चाहिए थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इबो कहता है, आई एम सॉरी जान, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। उसने कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। वो बेडरूम में गया और अपने कपड़े बदल लिए। वो जान को देख भी नहीं सकता था। उसे बहुत बुरा लगा। जान ने मेन डोर क्लोज होने की आवाज सुनी और वो टूट गया। उसके चेहरे से बेकाबू होकर आंसू बह रहे थे। क्यों? उसने खुद से पूछा। फिर नहीं, इस बार चीजें ऐसे नहीं रहेगी। वो इबो की तलाश करेगा और उसे सुनेगा। वो समझाएगा। वो इबो को खुद को शांत करने के लिए बस कुछ घंटे देते थे। यह खत्म नहीं हुआ था। 2 घंटे के बाद उसने इबो को फोन करने की कोशिश की। यह सीधे वॉइसमेल पर चला गया, इसलिए इबो अभी उससे बात नहीं करना चाहते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बार बार कोशिश करता जब तक कि वो इबो तक नहीं पहुंच जाता। उन्होंने सिस्टमेटिकली हर 10 मिनट में फोन किया, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपना पूरा सैटरडे इबो तक पहुंचने की कोशिश में बिताया। यह काम नहीं किया। उसने घड़ी देखी और महसूस किया कि विक्टोरिया के साथ कार्यक्रम का समय लगभग आ गया था। खैर, यह टेक्निकली रूप से उसका कार्यक्रम था और विक्टोरिया बस उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में काम करने वाली थी। यह काम से रिलेटेड था, इसलिए वो इसे नहीं रोक सकता था। तो वो हैरान हो गया और ड्राइवर को बुलाया। उन्हें विक्टोरिया को लेने की जरूरत थी। उसने उस दिन उससे बिल्कुल भी बात नहीं की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि वो तैयार और समय पर होगी। जब उसने कार के अंदर गया तो वो माफी मांगती रही। उसने उससे एक इशारे से चुप करा दिया। वो वास्तव में अभी उससे निपटने के मूड में नहीं था। वो उससे बाद में बात करेगा। वो पूरी तरह भूल गए कि उनका कार्यक्रम इबो के होटल में होगा। जब वो खत्म हो जाएगा, उसने सोचा, मैं पर्सनली उसकी तलाश करूंगा। उस विचार से उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने खुद को शांत किया और जारी रखा। इबो पूरे दिन बर्बाद रहा था। वो गुस्से में था और उसने जान को चोट पहुंचाई थी और इसके लिए वो खुद से नफरत करता था। लेकिन वो विक्टोरिया के साथ शेयर की गई अंतरंगता उसे मार रही थी। यह उसे याद दिलाता है कि उसे क्या रिजेक्ट कर दिया गया था। वो जानता था कि वो तर्कहीन हो रहा था और वो इसे नियंत्रित नहीं कर सका। जान ने पूरे दिन फोन किया था। उसे अपना फोन बंद करना पड़ा। वो अभी इनमें से किसी से भी लॉजिकली से निपट नहीं सका। यह लगभग रात के खाने का समय था। वो नीचे जाता और शायद बार में कुछ खा लेता। वैसे भी उसे वास्तव में भूख नहीं थी। हालांकि उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। वो बार में बैठ गया और बारटेंडर से व्हिस्की के एक शॉट के लिए कहा। म्यूजिक फुल वॉल्यूम में फूट पड़ा। वो शोर के साथ सोच भी नहीं सकता था, जो इस समय उसके लिए एकदम सही था। उसने व्हिस्की को पानी की तरह नीचे गिरा दिया और दूसरी के लिए कहा। वो समझ गया कि कुछ लोगों ने क्या कहा कि तरल साहस ने कभी कभी मदद की। फिर उसने अपना सिर लिफ्ट की ओर घुमाया और वहाँ जान और विक्टोरिया एक साथ एक परफेक्ट कपल की तरह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो वास्तव में एक मैगजीन कवर शूट करने के लिए तैयार दिखे। वो लिफ्ट ले रहे थे और वो सिर्फ उल्टियाँ करना चाहता था। उसने एक और ड्रिंक लिया और तेजी से पी लिया। वो जानता था कि यह एनवाइस और इमेच्योर थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो बिना रुके शराब पीता रहा।
जब तक कि बारटेंडर ने उसे परोसना बंद नहीं कर दिया। उसने सोचा कि उसने एक फैमिलियर फिगर को देखा है जो उसका एक पुराना दोस्त था, सेंजू यूक्यान, और वो एलिमेंट्री स्कूल में कंसीडरेड थे। फिर भी वो उसे अपना दोस्त मानते थे, हालांकि वो उतने करीब नहीं थे जितना कि सेंजू उसके पास था। ईक्वान भी उसे पहचान लिया और हेलो कहने के लिए बार के पास पहुंचा। उसने इबो को लगभग बेहोश पाया। ईक्वान कहता है, वांग इबो, क्या यह तुम हो? इबो जवाब दिया, हाँ यह मैं ही हूँ। ईक्वान कहता है, यह मैं जो यूक्यान हूँ। इबो कहता है, मुझे पता है। ईक्वान पूछता है, क्या हुआ? इबो कहता है, सब कुछ गलत है। मैंने उसे चोट पहुंचाई, लेकिन वो मुझे उस तरह नहीं चाहता जैसा मैं चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। ईक्वान इबो की बातों का कोई अर्थ नहीं निकाल सका, इसलिए उन्होंने सेंजू को बुलाने का फैसला किया। जैसे ही सेंजू ने अपना फोन उठाया, तब ईक्वान ने कहा, हेलो सेंजू। सेंजू पूछता है, हाँ ईक्वान, क्या है? उसने बात पूरी नहीं की। डरे हुए ईक्वान ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, मैंने इबो को एक होटल के बार में पाया, वो नशे में है। सेंजू कहता है, क्या तुम वांग इबो के बारे में बात कर रहे हो? ईक्वान कहता है, बेशक, हम कितने इबो को जानते हैं। सेंजू कहता है, क्या हुआ? उसने तुमसे क्या कहा? ईक्वान कहता है, कुछ मुझे समझ नहीं आया। इबो कहता है, मैंने उसे चोट पहुंचाई। वो मुझे नहीं चाहता जैसा मैं चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या इसका तुम्हारे लिए कोई मतलब है? सेंजू अपने बाल और शोजान के नाखून एक एक करके खींचना चाहता था। क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? उसे यूबिन का पता लगाना था। सेंजू कहता है, अब मुझे पता है कि क्या हुआ था। वो उस होटल के कमरे में है। उसके पास उसका की कार्ड होना चाहिए। उसे उसके कमरे में ले जाओ और उसे सवार लेने दो। उसके लिए खाने के लिए कुछ ऑर्डर करो। ईक्वान, प्लीज ऐसा कर दो। ईक्वान कहता है, ठीक है सेंजू, मैं वो करूँगा और उसके बाद तुम्हें कॉल करूँगा। सेंजू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ईक्वान इबो को नशे के हालत में उठा लेता है और वो आखिरकार लिफ्ट तक पहुँचे और एक के अंदर घुस गए। जिस समय जान को बेचैनी महसूस हुई, वो वास्तव में इबो की स्थिति को लेकर चिंतित था। उन्होंने विक्टोरिया को अपने लिए कवर करने के लिए कहा और इबो को देखने के लिए इवेंट से बाहर निकल गए। उसे इबो का कमरा नंबर याद आ गया। उसने लिफ्ट ली और जब वो बाहर निकला तो वो बस मरना चाहता था। उसके सामने वांग इबो को एक अन्य व्यक्ति ने पकड़ा हुआ था जो उसकी पीठ को सहलाता हुआ प्रतीत हो रहा था, जबकि इबो ने अपना चेहरा दूसरे व्यक्ति की गर्दन के टेढ़े हिस्से में छिपा लिया था। इबो और दूसरे आदमी को अपने सामने देखकर सियोजान पहले तो बहुत निराश हुआ, लेकिन फिर उन्होंने एक सांस ली और खुद को शांत किया। वो अभी कुछ कठोर और मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो थोड़ा हटकर वेट करने लगा। ईक्वान ने सियोजान को सुनने के लिए इबो से जोर से कहा, आओ इबो, तुमने इतनी शराब क्यों पी? प्राइमरी स्कूल में तुम एक मॉडल स्टूडेंट हुआ करते थे। अरे तुम अब बहुत भारी हो। इबो ने झिझकते हुए कहा, भूलना चाहता हूँ। ईक्वान पूछता है, क्या भूलना चाहते हो? इबो, वैसे तुम्हारा केक कार्ड कहाँ है? इबो कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इबो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जबकि दो मोटे आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क गए। सियोजान को फिर से बकवास लगा। इबो डट में थे। ईक्वान पूछता है, इबो, वो कौन है? इबो ने अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने होठों की ओर बढ़ाया, मन का संकेत दिया और कहा, बता नहीं सकता। वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले। वो हमेशा उनके पीछे छिपा रहता है।
इक्वान ने फिर से पूछा किसके पीछे। अंत में इबो की चाबी ढूंढ ली। इबो कहता है उसकी गर्लफ्रेंड। इक्वान ने सवाल किया क्या तुम चाहते हो कि वो पब्लिक रूप से सामने आए? क्या तुम यहाँ ऐसा करोगे? इबो कहता है नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी के पीछे नहीं छिपूंगा। इक्वान ने आखिरकार इबो को चालाकी से उतारा ताकि वो दरवाजा खुल सके। जब वो इबो को अंदर जाने में मदद कर रहा था, उसने उसे बताया चलो तुम्हें सवाल लेने की आवश्यकता है, जबकि मैं तुम्हें कुछ खाने और कॉफी का ऑर्डर देता हूँ। मुझे सेंजू को यह बताना है कि तुम अपने कमरे में हो। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। सियोजान वहीं खड़ा था। वो अनजाने में ही एक लापरवाह गधे थे। कोई आश्रय नहीं कि इबो उसे भूलना चाहते थे। यह एक गड़बड़ थी, क्योंकि इबो अब बातचीत करने की स्थिति में नहीं लग रहा था, इसलिए उसे कुछ और चीजों से निपटना था। वो लिफ्ट से लॉबी में गया और सीधे फ्रंट डेस्क पर गया। उन्होंने पूछा कि क्या कमरा अवेलेबल है और उन्होंने होटल में चेकिंग किया। अपने की कार्ड लेने के बाद वो फिर से लिफ्ट में सवार हुआ। इस बार वो विक्टोरिया से निपटने गया। वो कार्यक्रम में लौट आया और अपनी टेबल शेयर करने वाले लोगों के सामने अपनी अचानक एब्सेंट के लिए माफी मांगी। फिर उसने उन दोनों को माफ कर दिया और सबको बताया कि उन्हें जाने की जरूरत है। जब वो कार्यक्रम स्थल से बाहर निकले तो उन्होंने विक्टोरिया से कहा कि ड्राइवर उन्हें घर ले जाएगा और वो बाद में बात करेंगे। इसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। जैसे ही इक्वान इबो के कमरे से बाहर निकल रहा था तो सियोजान लिफ्ट से उतर गया। इक्वान अपने फोन पर बात करते हुए चल रहा था। हाँ सेंजू, उसने नहा लिया और उल्टी कर दी। बाद में मैंने उसे कुछ खाने को दिलवाया। वो अब बेहतर लग रहा है। उसे नींद आ गई है। हाँ, मैंने उसे एस्प्रिन दी। सुनो, मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। हाँ, वो अब बेहतर है और कुछ शांत है। ठीक है, मुझे बताओ। जान ने यूक्यान को लिफ्ट में जाते हुए देखा। इबो खुशकिस्मत थे कि उनके बहुत अच्छे दोस्त है। सेंजू हमेशा उसकी देखभाल कर रहा था और इसके लिए जान असीम रूप से आभारी था। किराए के कमरे में घुसकर वो खिड़की के सामने खड़ा हो गया। रात के करीब 10 बज रहे थे और उसे यह सोचने की जरूरत थी कि इस भयावह गड़बड़ी को कैसे सुलझाया जाए। जो भी हो, वो इबो को जाने नहीं देता था। इबो ने लगभग 11 बजे अपनी आंखें खुली। उसे लगा जैसे कोई गरिला उसके सिर पर टप कर नाच रहा हो। उसे अब याद आया, उसने उस बार में खुद को बेवकूफ बनाया था। जैसे वो जानता हो कि कैसे पीता है। उसने अपने बचपन के दोस्त यूक्यान पर क्या प्रभाव छोड़ा था। वैसे भी उसने अपना सेल फोन बंद कर दिया था और आज उसे अपने बॉस से कोई खबर मिलनी थी। अच्छा बकवास। उसने फोन चालू किया और देखा कि उसके पास सचमुच 100 मिस कॉल थे। वो सभी सियोजान के थे। उसने सियोजान के विषय पर आँख भरी। उसे उसके साथ क्या करना था। उससे जुड़ी हर चीज इतनी ज्यादा लगती थी। उसने अपने फोन पर ध्यान दिया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनी में उसके बॉस जैसन का एक मैसेज मिला। न्यूयॉर्क में मंडे को उसकी जरूरत थी। क्या बकवास है। उसके लिए कुछ बड़ा होना चाहिए था। उसने बिना किसी किस्मत के इंटरनेट पर प्लेन टिकट खोजना शुरू कर दिया। उसने सेंजू को यह बताने के लिए फोन किया कि वो ठीक है। हो सकता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हो जो उसे शंघाई से एक निजी लड़ाई में मदद कर सके, क्योंकि ऐसा लगता था कि उसे कल NYC के लिए उड़ान भरने की जरूरत थी और सभी कमर्शियल फ्लाइट्स भरी हुई थी। बातचीत चल रही थी। सेंजू ने उसे बताया कि वो कल अमेरिका लौट रहा था ताकि वो प्लेन और कॉस्ट शेयर कर सके। तो वो उस मंच पर ठीक था,
लेकिन उसके बाद क्या होगा? जान को चोट पहुंचाने के लिए उसे बुरा लगा, लेकिन विक्टोरिया के साथ इस स्थिति में वो भी आहत हुआ था। वो वास्तव में क्या करना चाहता था? वो पूरी बात थी। वो जान के साथ रहना चाहता था, लेकिन अब वो थका हुआ और दर्द महसूस कर रहा था। शायद योर ट्रैवल उसे वास्तव में इसके बारे में सोचने में मदद करेगी, इससे पहले कि वो यह तय कर सके कि वो चाइना वापस आ रहा है या अस्से के लिए अमेरिका में रह रहा है। वो बिस्तर से उतरा और एक छोटा सूटकेस पैक करने लगा। यदि वो वापस नहीं आने का फैसला करता है तो वो अपने असिस्टेंट को अपने बाकी सामान की देखभाल करने के लिए कहेगा, ताकि वो बाद में सब कुछ उठा सके। जब वो अपना पुराना गोल्डन सेलफोन मिला तो वो अपने प्रसाधन के लिए खोजबीन कर रहा था। उसे इतने साल पहले दिया था। एक मिनट के लिए उसने सोचा कि अगर उसने एक बार पहले जान को फोन किया होता तो क्या होता। अब यह सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। जान ने अपने कमरे में मिनी बार ढूंढ लिया था और व्हिस्की की तलाश करने लगा था। उसे वास्तव में ड्रिंक की जरूरत थी। उसने व्हिस्की की शॉट ली और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना सेल फोन जोर से मारा, तभी उसने अगले दरवाजे पर इबो के कमरे से कुछ शोर सुना। इसका मतलब था कि वो जाग रहा था। वो क्या करे? सीधे इबो का दरवाजा खटखटाया। तभी उनकी याद आई वो अपने साथ अपना पुराना गोल्डन सेल फोन लाया था। तो वो आराम कुर्सी से उतर गया और दीवार पर पीठ टिकाकर सीधे फर्श पर बैठ गया और उस फोन को घूरने लगा। वो काफी देर तक फोन को देखता रहा और आखिरकार उसने उस फोन से इबो को कॉल करने का फैसला किया। शायद इबो ने उसे रख लिया था। उसने डायल किया और किसी के जवाब देने से पहले फोन 3 बार बज उठा। इबो ने धीमी और गहरी आवाज में हेलो कहा। शिवजान कहता है, इबो मैं जान हूँ। इबो कहता है, मुझे पता है। जान कहता है, प्लीज इबो बस मुझे बात करने दो। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें तब चोट पहुंचाई थी। यह मेरा इरादा कभी नहीं था। मुझे अफसोस है कि मैंने इस फोन पर 2 साल तक तुम्हारे इंतजार किया और उम्मीद छोड़ दी। जब तुमने ऐसा नहीं किया, मैं तुम्हें फोन कर सकता था, लेकिन मैंने बेवकूफी से सोचा कि तुम इतने आहत हो कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। इबो हैरान था, यही कारण रहा होगा। जान आगे नहीं बढ़ा। तुम बहुत मूर्ख हो इबो, उसने सोचा। जान ने जारी रखा, मैंने 2 साल तक किसी को नहीं छुआ इबो। मैं इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे सच में लगा कि तुम्हें कोई और मिल गया है और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इसीलिए मैं कभी कभी साथ होता था। मैं ह्यूमन टच के लिए तरसता था इबो, मैं तुम्हारे लिए तरसता था। इबो के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही था। इबो को याद आया कि सोल अकेलापन में खा रही है, जिसने कुछ वन नाइट स्टैंड करने के लिए प्रेरित किया और उसे और बुरा महसूस कराया। जान जारी रहा, मुझे इस तरह के कायर होने के लिए खेद है। मुझे हमेशा रिजेक्ट किए जाने और न्याय किए जाने का डर लगता था। इसीलिए मैं उन सभी महिलाओं के पीछे छिप गया, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। इबो ने जान को रोते हुए कहते सुना, अभी मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत है कि मैं तुम्हें फोन करने का फैसला किया। मैं नहीं चाहता था। मुझे पता है कि अब तुम शायद इतना अच्छा महसूस नहीं करोगे। वो टूट गया। उसके पास सुबह पकड़ने के लिए एक प्लेन था, लेकिन वो जान को देखना चाहता था। वो ने आखिरकार पूछा, तुम कहाँ हो? जान ने उत्तर दिया, तुम्हारे रूम के पास। इबो ने अपना चाबी लिया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। जान उसका इंतजार कर रहा था। उसका दरवाजा खुला हुआ था। इबो ने उसे गले लगाया और उसे सुमा। जान ने उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहा और उसे वापस सुमा। जान कहता है, इबो मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हें महसूस करने की जरूरत है।
क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? इबो जवाब दिया, लेकिन जान, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जान कहता है, यह ठीक है अगर तुम नहीं चाहते। इबो कहता है, बेशक मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं हमेशा से तुम्हें चाहता था। मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगा। जान ने कहा, मैंने बिना सेफ्टी के कभी कुछ नहीं किया सिवाय तुम्हारे लिए। जान कहता है, मैं भी कभी नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। उन्होंने अब बात नहीं की। इबो ने पूरी रात जान के साथ बिताई। जब सुबह हुई तो जान सो रहा था। इबो यह सोचकर 1 मिनट भी नहीं सोए कि वो क्या करेगा। उन्हें एयरपोर्ट जाना था। इबो ने जान को एक नोट लिखने का फैसला किया। इबो ने नोट में लिखा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे काम के लिए न्यूयॉर्क जाना है। मुझे यह भी सोचने की जरूरत है कि हमारे साथ क्या होगा। जब स्योजान उठा और नोट को देखा तो वो वाकई डर गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने। जब उसके दरवाजे पर दस्तक ने उसे सौंका दिया, उसने इसे जल्दी से खोला और वहाँ यूबिन था। यूबिन बहुत नाराज था। यूबिन कहता है, तुम दोनों को क्या हो गया है? वो अभी एक प्लेन पर सो रहा है। चलो चलते हैं, कार हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे पास रोकने के लिए एक प्लेन है। और जान दौड़ने लगा। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर एंड कर देती हूँ। आप लोगों को ये फैन फिक्शन कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइए। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और आगे भी फैन फिक्स लेकर आऊंगी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।